वेलकम टू बीए करिकुलर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करिकुलर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो पॉलिटिकल साइंस का यानी कि पीओएल 307 वाला कोड होता है उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल मतलब एंड पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालय सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी या अन्य विश्वविद्यालय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती हैं। ठीक है, तो पीओएल 307 का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये लेक्चर। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ठीक है, 307 जो कोड होता है और एक दूसरी वीडियो होगी 308 की, उसको भी मैं जल्दी दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें हम कुछ प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे बीए के 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2। ठीक है, आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण ने महत्व दिया है किसको? बताएं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण ने महत्व दिया, राष्ट्रीय हित को महत्व दिया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण ने। जो एक प्रकार से जो रियलिज्म था उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो राष्ट्रीय हित को महत्व देता है। अगला क्वेश्चन से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है? संघर्ष है, शक्ति है या राष्ट्रीय हित है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो केंद्र बिंदु है वो राष्ट्रीय हित है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों को किसने मूर्त और अमूर्त के रूप में वर्गीकृत किया है? बताएं। राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों को किसने मूर्त और अमूर्त के रूप में वर्गीकृत किया है? तो पामर और पार्किंस मतलब कि पार्किंस ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रों के बीच राजनीतिक शक्ति और शांति के लिए संघर्ष, इस पुस्तक को किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में आएगी। हैंस मार्गेनथाउ ने इस पुस्तक को लिखा है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सत्ताओं का संघर्ष और विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सत्ताओं का संघर्ष और विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक है। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, कौन शक्ति संतुलन की विशेषता है? देखिए, शक्ति संतुलन की विशेषताओं की जब बात आती है तो राष्ट्रीय हित इसका प्रमुख आधार है। बिल्कुल ठीक है। शक्ति संबंधों में किसी प्रकार का संतुलन भी होता है। शक्तियों के संतुलन के अभिनेताओं के रूप में बड़ी शक्तियां, ये भी एक प्रकार से इसकी विशेषता है। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखेंगे, सुरक्षा परिषद के पास कितने अस्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर के 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें आपका अमेरिका हो गया, ब्रिटेन है, चीन है, रूस है और फ्रांस है। ये 5 शामिल हैं और भारत इसमें शामिल नहीं है। भारत लगातार प्रयास कर रहा है इसमें शामिल होने के लिए, लेकिन चाइना जो है उसमें शामिल होने से मना कर दे रहा है। क्योंकि अगर इन पाँचों में से कोई एक भी मना कर देगा तो वो काम नहीं होने वाला है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक एक प्रकार से अंग के रूप में सुरक्षा परिषद काम करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सामान्य प्रणाली सिद्धांत के आगमन का कारण है? तो सामान्य प्रणाली सिद्धांत के आगमन का कारण है व्यवहार क्रांति। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है। राष्ट्रीय हित जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलें अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध कुल कितने वर्षों तक लड़ा गया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध कुल मिलाकर के 6 वर्षों तक लड़ा गया था। कितने वर्षों तक भैया? 6 वर्षों तक लड़ा गया था। इसकी शुरुआत कब होती है? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1945 में इस विश्व युद्ध का समापन होता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने जब बम गिराया उसके बाद से ये समाप्त होता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कुल कितने वर्षों तक लड़ा गया? बताएं। प्रथम विश्व युद्ध कुल कितने वर्षों तक लड़ा गया भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात की है तो ये कुल कितने वर्षों तक लड़ा गया था? बताएं। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध कुल मिलाकर के 4 वर्षों तक लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई है 1914 में और 1918 में एक प्रकार से क्या हुआ है? 1918 में इस युद्ध का समापन हुआ है। ठीक है, वर्साई की संधि होती है। वर्साई की संधि में गलत निर्णय लिए जाते हैं जर्मनी के खिलाफ, आपको बता दूं, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध की नींव पड़ जाती है। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण अगर आपसे पूछे तो वर्साई की संधि आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति थे कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फटाफट से आप लोग बताने का बताएं। प्रथम विश्व युद्ध के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन का जो कार्यकाल है ये 1913 से लेकर के 1921 का कार्यकाल रहा है। ये 28वें नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वुडरो विल्सन, ध्यान रखिएगा।
आगे देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट एक प्रकार से ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 32वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1933 से लेकर के 1945 तक इनका कार्यकाल रहा है, और जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है 1939 में ही प्रारंभ हो गया, 1945 में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दिया थी, और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। वर्साई की संधि की अगर बात की जाए तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड जॉर्ज। वैसे 2 प्रधानमंत्री थे इस समय, लेकिन लॉर्ड जॉर्ज ज़्यादा फेमस नाम है। अगला प्रश्न, वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी 28 जुलाई 1914 को हुई थी। 28 जुलाई 1914, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और अच्छा बताएं, इसका समापन कब हुआ था? तो 11 नवंबर 1918 को हुआ था। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। हंगरी प्रथम विश्व युद्ध में किस तरफ से लड़ा था? हंगरी धुरी राष्ट्रों की तरफ से लड़ा था। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र दोनों में एक प्रकार से युद्ध होते थे, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत और समापन कब होता है? 1945 में। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो थे विंस्टन चर्चिल, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1940 से लेकर के 1945 का जो कार्यकाल है ये विंस्टन चर्चिल का ही रहा है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है अगला, शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट की जो घटना है 1962 में हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता खुश्चेव जो हैं इस समय के नेता थे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, शीत युद्ध से संबंधित है। शीत युद्ध से संबंधित है, देखें, महाशक्ति बनने की लड़ाई शीत युद्ध से संबंधित है। हथियार इकट्ठा करने की होड़ लगातार, ठीक है, सबसे ज़्यादा हथियार अमेरिका सोच रहा था हमारे पास हो, रूस सोच रहा था हमारे पास हो। इसी चक्कर में दोनों में एक प्रकार से बिना खून बहाए, बिना एक प्रकार से एक दूसरे के सामने आए, ये शीत युद्ध होता रहा, ठीक है। कोल्ड वार इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। विचारधाराओं की लड़ाई भी शीत युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी संबंधित है शीत युद्ध से। अगला प्रश्न, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? 1991 में शीत युद्ध का अंत होता है। 28 दिसंबर 1991 को रूस का एक प्रकार से बंटवारा हो जाता है। रूस से 15 छोटे छोटे देश निकलते हैं, और इस तरीके से वहाँ पर फिर रूस की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। अगला प्रश्न, बेजनेस किस देश के राष्ट्रपति थे? बेजनेस सोवियत संघ यानी रूस के थे। अगला प्रश्न, पूर्व बनाम पश्चिम से क्या मतलब है? पूर्व बनाम पश्चिम से मतलब है शीत युद्ध से, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तनाव शिथिल का दौर कब शुरू हुआ? तनाव शिथिल का दौर 1970 के आसपास शुरू हुआ, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हार्ट लाइन समझौता कब हुआ? हार्ट लाइन समझौता 1963 में हुआ था, 20 जून की डेट को, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं थे। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं थे, कौन सा? देखिए, द्वितीय मोर्चे पर प्रश्न, दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद भी था, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण भी हो रहा था, तो ये सब उत्तरदायी कारण थे शीत युद्ध के लिए। जबकि वर्साई की संधि जो है ये शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण ना होकर के, ये वर्साई की संधि जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रकार से सेकंड वर्ल्ड वार की एक कारण के रूप में जानी जाती है, तत्कालिक कारण है। अगला क्वेश्चन से, पारसा की संधि में किस देश का सैनिक गुट था? पारसा की संधि में सोवियत संघ का एक प्रकार सैनिक गुट था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, नव उदारवाद किस निम्न को प्रोत्साहन देते हैं? नव उदारवाद किसको प्रोत्साहन देते हैं? मुक्त बाजार और मुक्त व्यापार दोनों को नव उदारवाद प्रोत्साहन देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, नव यथार्थवाद के प्रणेता थे। नव यथार्थवाद के प्रणेता हैं कौन? डेविड कैंपेबल इसके प्रणेता थे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से नव यथार्थवाद के सिद्धांत का अग्रणी कौन है? अग्रणी की अगर बात की जाएगा तो केनेथ वाल्टर्स का नाम आपके लेंगे। केनेथ वाल्टर्स की एक पुस्तक है 1979 में आई है, वो एक प्रकार से बड़ी फेमस मानी जाती है। अगला प्रश्न, थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसकी रचना है? बताएं। थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये पुस्तक केनेथ वाल्टर्स की पुस्तक है, जो एक प्रकार से 1979 में आई थी, ये बात ध्यान रखेंगे।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया है। किसने अभिव्यक्त किया है? हैंस मार्गेनथाउ ने किया है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बताएं कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? तो बहुलवादी विचारक जो हैं वो सहमत नहीं है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के राज्य के केंद्रीय महत्व पर। ठीक है। अगला प्रश्न है व्यवस्था विश्लेषण के मार्टन कापलान के मॉडल्स इनमें से कौन है? देखिए शक्ति संतुलन भी है, कठोर ध्रुवीयता और ढीली ध्रुवीयता दोनों है, तीनों, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। प्लेटो का जन्म कब हुआ था? 428 ईस्वी में ईसा पूर्व में प्लेटो का जन्म हुआ था। प्लेटो की मृत्यु जो हुई थी वो 347 ईसा पूर्व में हुई थी। ये बात ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा सभी लोग। प्रश्न है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पुस्तक किसने लिखी? बड़ी फेमस पुस्तक है, रॉबर्ट गिल्पिन की पुस्तक है। परीक्षा में प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन यथार्थवादी स्कूल का मुख्य समर्थक है? यथार्थवादी स्कूल के मुख्य समर्थकों में हैंस मार्गेनथाउ का नाम आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे सभ्यताओं का संघर्ष और विश्वास व्यवस्था का पुनर्निर्माण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को सैमुअल हंटिंगटन ने लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में आ सकती है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।